में जो इस वक्त मौसम की सूरत हाल है स्पेशली कराची में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जी आज भी पूरा दिन बारिश बहुत ज़्यादा बरसेगी। तो ओवैस हैदर माहिर मौसमियात हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कराची और मुल्क के दीगर जो शहर है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत रावलपिंडी, वहाँ पर क्या सूरत हाल रहेगी। तो ओवैस बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज सुबह तो बड़ी खूबसूरत हुई कराची वालों के लिए, लेकिन आज पूरा दिन कराची का मौसम कैसा रहेगा? अस्सलाम वालेकुम, आप सबको गुड मॉर्निंग। अच्छा, कराची जैसे कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से मुसलसल बारिश फेस कर रहा है। इसकी बेसिक वजह यही थी कि इंडियन और बॉर्डर के पास और पंजाब के पास एक सर्कुलेशन फॉर्म में आई थी। दूसरी जानिब सेंट्रल इंडिया में एक लो प्रेशर एरिया था, उस लो प्रेशर एरिया ने सर्कुलेशन को नीचे साउथ की जानिब पुश किया, जिसकी वजह से पूरे सिंध में हैवी डाउनफॉल हुए, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। बहुत सारे इलाकों में 200+ मिलीमीटर तक अब बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। आज भी कराची शहर का दिन का आगाज़ बहुत खूबसूरत है। हल्की हल्की बारिश की रिपोर्ट हुई, कुछ इलाकों से मॉडरेट रेन की रिपोर्ट हुई। अब आइंदा आने वाले 2 रोज़ के दौरान हम यही देखेंगे कि कराची में जो है स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया जो हमारे रीजन में मौजूद था सिंध और बलूचिस्तान में, तो वो अब सिंध के बाद जब बलूचिस्तान को अफेक्ट कर रहा है, बलूचिस्तान के बाद अब वो ईरान में उसने एंट्रेंस दिखाना शुरू कर दी है। ईरान में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश की इत्तलात मौसूल हो रही है। यूएई और ओमान में भी ये बारिशों का सबब बनेगा। आज भी अगर बात की जाए तो कराची के अलावा सिंध के दीगर इलाकों में स्कैटर्ड डेवलपमेंट्स होंगी, एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिशों का इम्कान है। इंटेंसिटी जो है गुज़िश्ता रोज़ से अब कम होगी और एक दो रोज़ बाद जो है सिस्टम जो है तकरीबन वो ख़त्म हो जाएगा। अभी सिस्टम अभी जो है गुज़िश्ता जो अभी लो प्रेशर एरिया गुजरा है उसका जो रिमेंड्स हैं यानी उसके बाकियात वो असरअंदाज हो रहे हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट्स होंगी। दूसरी जानिब इंडिया में राजस्थान पे एक सर्कुलेशन मौजूद है जो कल जो है हमारे सिंध रीजन पे एंटर होगी, जिसकी वजह से मज़ीद बारिशों का इम्कान है। लेकिन इंटेंसिटी अब उतनी नहीं रहेगी बारिशों की जो हम फेस कर चुके हैं, लेकिन हैं अभी भी बारिशें। अच्छा, करंट स्पेल की कितनी रह गई हैं ओवैस, और इस स्पेल के बाद भी मज़ीद स्पेल्स हैं, कितने हैं, कब तक हैं? देखिए, अभी तो करंट स्पेल चल रहा है, हमने आपको बताया वो अब जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी लूज़ हो रही है। सर्कुलेशन जो है वो कल सिंध को अफेक्ट करेगी, लेकिन उसके बाद जो है वो भी वीक हो जाएगी। लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में अगेन वो बारिशों का सबब बनेगी। बलूचिस्तान की बहुत ज़्यादा सिचुएशन अगेन ख़राब हो चुकी है। बहुत सारी यानी कराची से कोयटा जाने वाले रास्ते जो है मुकम्मल तौर पर बंद हैं, यानी कि जगह जगह से उत्तल से जो है हमें ब्रिज टूटने की इत्तलात मौसूल हो रही, वहाँ पे रोड बिल्कुल मुनक़ता है। दूसरी जानिब जो है सैलाबी रेलें जो हैं वहाँ से गुजर रहे हैं। अब टाइम की सिचुएशन हमने आपको गुज़िश्ता प्रोग्राम में बताई थी कि सैलाबी रेलें मज़ीद आएंगी, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। तो अब टाइम के भी हमने देखा कि नहरों में शगाफ जो है हो चुका है, तो पानी जो है वो आबादियों और गाँव इलाका मकीन जो है ना मुश्किलात का सामना। अच्छा ओवैस, अगर ज़रा अब हम पंजाब का रुख कर लें तो मुझे ये बताएं कि पंजाब की क्या सूरत हाल रहेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि वहाँ पर भी मानसून काफ़ी एक्टिव है और स्पेशली जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी, यहाँ की सूरत हाल के हवाले से भी बताएगा। देखिए, मानसून करंट जो है भारत से मुसलसल पाकिस्तान में यानी पंजाब में एंटर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ भी इस्लामाबाद रावलपिंडी में काफ़ी तेज़ बारिश हुई, अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के एरियाज़ को। आज भी हम एक्सपेक्ट करेंगे साउथ पंजाब में आज काफ़ी अच्छा स्पेल जाने वाला है। भावलपुर रीजन, मुल्तान रीजन में काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। बाद ये सिलसिला लाहौर को मुतासर करेगा। फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मज़ीद बारिश होंगी 1 से 2 रोज़ के दौरान। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 से 150 मिलीमीटर वहाँ बारिश हो सकती है। दूसरी जानिब अगर KPK की बात की जाए तो KPK में पेशावर सवाबी में भी आइंदा 2 रोज़ के दौरान बारिशों के इम्कान आते हैं। बलूचिस्तान में जो है नॉर्थ बलूचिस्तान की बात की जाए तो कोयटा रीजन में भी 1-2 रोज़ के दौरान जो है मज़ीद बारिशें हो सकती हैं। सही है, यानी मज़ीद बारिशों की पेशगोई आप दे रहे हैं, कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया ओवैस, आप हमारे साथ मौजूद थे, कर रहे थे। इतनी बारिशें सिर्फ इसलिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज और इसका सामना, इसको फेस करना पड़ रहा है पाकिस्तान को। लेकिन अगेन वही बात कि क्या ही अच्छा हो कि हम मौसम की तब्दीली के साथ साथ अपनी मैनेजमेंट, चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, बारिश के पानी को किस तरह से हम सेव कर सकते हैं या फिर हम इससे आवाम को नुकसान ना पहुंचाए, ये अगर हम मैनेज करते हैं। पूरी दुनिया में तो होता है, लेकिन बारिश का पानी महफूज होता है। किसी को अब इंडिविजुअल सतह पे ख्याल आया है।
हम इसकी कदर नहीं करते बारिश की। करोड़ों गैलन जो है वो पानी बारिश का बरस के ज़ाया हो जाता है, समंदर बुर्द हो जाता है, लेकिन इसको महफूज भी किया जा सकता है। अब ये कौन कर रहा है और कैसे, ये बता रहे हैं शायान सलीम। में जब जब मूसलाधार बारिशें होती हैं, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो जाता है। सड़कें गलियां तालाब बन जाती हैं, शहरी परेशान हो जाते हैं और बारिश से लुत्फ़ नहीं उठा पाते। दुनिया के कई ममालिक में बारिश के पानी को महफूज किया जाता है, उसे इस्तेमाल में लाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन कराची के एक रिहायशी अमानुल्लाह काका खैल, उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर काम शुरू कर दिया है। वो ये काम कैसे कर रहे हैं, आइए दिखाते हैं। जिस जगह रह रहे हैं वो कंक्रीट का एक जंगल है, रोड कंक्रीट के, घर कंक्रीट के। हम इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया हमने ना जी। मैदान हमारे ख़त्म हो चुके हैं, हर जगह बिल्डिंग्स बन गई हैं और वाटर जो है लोग निकाल रहे हैं। हर बंदा कमर्शियल लेवल पे भी निकल रहा है, रेजिडेंशियल लेवल पे निकल रहा है। पानी सिस्टम में इंटरनल जा नहीं रहा। मेरे इलाके में भी पानी की बड़ी तकलीफ़ थी, परेशानी थी, तो मेरे पास पार्क्स में वेल्स थे, ड्राई वेल्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज से 5 साल पहले उन ड्राई वेल्स के अंदर मैंने पानी के सिस्टम को इनपुट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे घर में इलाके के अंदर 5 मिनट तक का बोर का पानी था, वो घंटों तक मुहित हो गया। ये भी जी माशाल्लाह फराटों से पानी आ रहा था ज़बरदस्त तरीके से। हम तकरीबन समझ 80 फुट नीचे ज़मीन के चले गए थे कुएँ खोदते हुए, तो हमें वहाँ ड्राई मिलती थी मट्टी, नमी नहीं थी मट्टी में ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मैंने विज़िट किया है वहाँ जाकर, तो देख लें आप 50-50 फुट पानी कुओं के अंदर खड़ा हुआ है इस वक्त। और सराउंडिंग के जो लोग हैं, एक वेल से तकरीबन जो दरमियाना वेल है 150-200 बोर रिचार्ज हो जाते हैं उससे सराउंडिंग के। और अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे पास बड़ा वेल है, उससे हम तकरीबन सालाना बेसिस पर 30 लाख गैलन पानी सेव कर लेते हैं। 5 से 7 हज़ार हमारी बोर रिचार्ज हो जाते हैं 6 से 8 महीने के लिए। हमें 1.5 से 2 करोड़ गैलन पानी हम मुख्तलिफ अपने प्रोजेक्टों में सेव कर लिया। हमने पानी को रोक कर यहाँ से ब्लॉक किया हुआ है। माशाल्लाह 8 इंच की लाइन है ये। पानी कितना मतवातर जा रहा है स्पीड से। बारिश के पानी को हम किसी न किसी तरीके से डाइवर्ट करते हैं, ड्राई वेल तक लेके जाते हैं, फिल्टर कर उसको। फिल्टर के लिए मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, कहीं जालियाँ लगानी पड़ती हैं, कहीं कंक्रीट्स क्रश रखते हैं हम, क्रश के तहत पानी फ़िल्टर होकर जो है वो वेल तक पहुंचता है और वेल के अंदर जा रहा होता है। अच्छा, जिस वेल में पानी जा रहा होता है तो पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। बेलफर्स 8 इंच का पाइप 1 मिनट के अंदर तकरीबन 1200 से लेकर 1600 गैलन पानी पर मिनट ड्रॉप होता है पानी इसमें ना जी। और जो बड़े कुएँ हैं, बेलफर्स मस्जिद का कुआं है हमारा, 6 लाख गैलन पानी इसमें हमने सेव किया। रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी एक्सेस में काम है, दुनिया भर में काम हो रहा है इस पर ना जी। और इसकी वजह से हम सैलाबों को रोक सकते हैं, जो डैम्स ओवरफ्लो हो जाते हैं उनको भी रोका जा सकता है, और शहर की तबाहकारी हैं उसको भी हम जो है ना रोक सकते हैं इस पर ना। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक $10 बिलियन का पानी हम हर साल ज़ाया कर देते हैं, समंदर बुर्द हो जाता है। अगर हम इस पानी को सेव कर लें तो बहुत सारे मसाइल जो हमारे शहर के अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो बारिश का पानी है ये हाईली ऑक्साइडेड वाटर होता है, और जब ये ज़मीन में जाता है ज़मीन के खारेपन को, TDS को भी कम कर देता है। सर मुझे 1 साल का मौका दें, कोई एक डिस्ट्रिक्ट मुझे दे दें, मुझे वसाइल दें, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे वसाइल दीजिए आप, ठीक है, मुझे पावर्स दें और मुझे 1 साल दें। और अल्हम्दुलिल्लाह अगली बारिशों में आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे सर। जिस तरह यूरोप में, इंग्लैंड में लोग बारिश को एंजॉय करते हैं, दुनिया भर में एंजॉय किया जा रहा था ना बारिश को, तो इसी तरह आप एंजॉय करेंगे। सालों से वर्क कर रहा हूँ मैं, तो अपने वसाइल से, अपने ज़ाती पैसों से काम कर रहा हूँ सर। अपने ज़ाती पैसों पे मैं इतना कामयाब हूँ, जब मशीनरी, हुकूमती मशीनरियाँ साथ होंगी, लोग मेरे साथ खड़े होंगे, तो सर कोई प्रॉब्लम थोड़ी है।
शो में आगे बढ़ते हैं। मुकाबला जो है वो बड़ा खूब किया, किस्मत ने लेकिन साथ ना दिया। एथलीट अरशद नदीम टोक्यो ओलंपिक्स के बाद अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी इन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। मेडल तो अपने नाम नहीं कर सके हैं, लेकिन जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि इतनी कम सहूलियात के बावजूद पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे आना। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हम अरशद भाई को लें लाइव, मैं चाहता हूं कि इस थ्रो को हम दोबारा दिखाएं ज़रा। Nadeem of Pakistan, again just mopping up these qualifiers. Oh, that's brilliant. He needed that. Bronze in the Asian Games in the sweltering humidity of Jakarta. 5th last year. Athlete from Pakistan. कमेंटेटर ने भी कहा जी दैट्स ब्रिलियंट। वाह, मैं तो वाह कह रही हूँ कि वाह। मतलब आप ये देखें कि इतने कम वसाइल में अरशद नदीम जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने किया बेहतरीन है। जेवलिन थ्रो के फाइनल में 12 एथलीट मध्य मुकाबले थे। अरशद ने 5वीं पोजीशन हासिल की है। अरशद नदीम ने 75-82 के लिए गुफ्तगू करने के लिए। गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताएं कि चलें कोई नहीं, 5वीं पोजीशन पर आए, लेकिन आपने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। अगेन वही कि कम वसाइल में इतनी भी ट्रेनिंग हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। मुकाबला कैसा रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ समा चैनल का। माशाल्लाह मुकाबला बड़ा अच्छा रहा। दरअसल मेरी साथ साथ इंजरी चल रही थी एल्बो की और थोड़ी सी अपना साथ नी की भी प्रॉब्लम थी। वो ट्रेनिंग के दौरान ही हुई थी नी की भी। तो 1 साल से मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया इंजरी की वजह से। तो 1 साल बाद मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मैंने टारगेट रखा था कि इंशाल्लाह इसमें पार्टिसिपेट करूंगा और अच्छा परफॉर्म करूंगा। और पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म दिया मैंने। जैसा कि इंजरी के बावजूद इतना बड़ा परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं पाकिस्तानी कौम का फिर एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूंगा कि जिनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना बड़ा परफॉर्म किया। अच्छा अरशद भाई, टोक्यो ओलंपिक्स से लेके यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? गो के बीच में इंजरी भी आई, लेकिन इसके बाद हम सबको पता है कि जेवलिन थ्रो जो है उसमें इतना ज़्यादा हमारी कौम इंटरेस्ट नहीं ले रही थी उस वक्त तक जिस वक्त तक आप सीन पे नहीं आए थे। तो टोक्यो के बाद से लेके अब तक कैसा प्यार मिला लोगों का? ट्रेनिंग का लेवल कैसे बढ़ाया आपने, ये बताइए। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये जो मैंने इंजरी के साथ इतना बड़ा परफॉर्म किया है तो माशाल्लाह ये पाकिस्तानी कौम का मेरे साथ प्यार था, उनकी दुआएं थी, तो मैंने ये अपना इतना बड़ा परफॉर्म किया है। तो इंशाल्लाह इसी तरह मुझे प्यार मिलता रहेगा, इंशाल्लाह दुआएं मिलती रहेंगी तो मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड लेवल पे इंशाल्लाह परफॉर्म करता रहूँगा। जैसे कि देखा जाए मुझे इंजरी भी थी तो इस पर बड़ा वर्क किया गया। तो जैसे कि पाकिस्तान से डॉक्टर असद बादशाह साहब हैं और यूके से डॉक्टर अली बाजवा साहब हैं, उन्होंने माशाल्लाह बड़ा वर्क किया है। तो अभी कंपटीशन के बाद भी आपको पता है सावधार जैसे इंजरी है तो मैंने कंपटीशन खेला है और इतना बड़ा परफॉर्म किया है। तो दोबारा से फिर थोड़ी सी अभी आप समझ लें कि 50-50 जो है वो इंजरी है, पेन निकली हुई है, तो उस पर अभी मैं इधर लंदन में इंग्लैंड में पहुँच गया हूँ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, तो इस पे वर्क जारी है। ज़बरदस्त। अच्छा अरशद, वसाइल की जब भी हम बात करते हैं तो मुझे ये बताएं कि वसाइल की कमी का हमेशा से सामना रहता है, बल्कि मसाइल का हमें सामना ज़्यादा हो जाता है। तो इस हवाले से आप क्या करेंगे? सहूलियात मिलना शुरू हुई आपको, स्पॉन्सर वगैरह, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद स्पेशली अगर मैं ये बात करूँ तो? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जैसे एथलेटिक फेडरेशन है, जनरल कमसाई साहब है, जनरल सेक्रेटरी जफर साहब हैं, समान भट्ट साहब हैं, माशाल्लाह इन्होंने बड़ा वर्क किया है और मुझे एक स्पॉन्सर मिले थे, जाहिद हुसैन साहब हैं और अली साहब हैं, तलहा साहब हैं, तो इन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है। तो आप समझ लें कि मुझे इंजरी थी, इंजरी के बावजूद भी मैंने टोक्यो ओलंपिक से अभी तक जो सफ़र था उसके बीच में मुझे काफ़ी कंपटीशन आए, लेकिन मैं इंजरी की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर सका। और मैंने जो टारगेट रखा था वो वर्ल्ड इस्लामिक एथलेटिक चैम्पियनशिप का था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और मुझे होप थी, क्योंकि 1 साल बाद कंपटीशन के बाद आप पार्टिसिपेट करें तो नहीं पता चलता कि आप क्या परफॉर्म करेंगे और साथ इंजरी हो।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बड़ा होप हो गया कि इंशाल्लाह जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स आई है और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं अच्छी फाइट करूंगा। अगर मैं बेस्ट करता तो इंशाल्लाह। भाई आखिर में ये बता दें कि नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है, नेक्स्ट कंपटीशन कब है? जी बिल्कुल, नेक्स्ट जो अभी आ रहा है, मैं इंग्लैंड इधर पहुंच गया हूँ बर्मिंघम। तो मेरा 5 अगस्त को क्वालिफाई राउंड है और 7 अगस्त को मेरा फाइनल है। तो इंशाल्लाह बड़ा होपफुल हूँ, जैसे कि अभी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप मैंने खेली है तो इतना बड़ा परफॉर्म किया है, तो इंशाल्लाह मैं अपनी बेस्ट थ्रो करूँगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं मेडल जीतूंगा इंशाल्लाह। आपको टीम समा, टीम नियातन की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, आपके आने वाले मजीद फ्यूचर के लिए बहुत बहुत हम बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। थैंक यू सो मच। शादी के बाद ज़िंदगी के सफ़र का एक साथ आगाज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग हो जाती हैं। हकीकत यह है कि शादी के पहले साल मियाँ बीवी के दरमियान बहुत सारी मुश्किलात जन्म लेती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते। अच्छा, और अगर कोशिश करना भी चाहें तो उतनी कोशिश नहीं होती जितनी एक जानिब से हो रही होती है। लाइक हम इसको इजीली कह सकते हैं कि बैलेंस कोशिश नहीं होती है। फिर होता क्या है जी, झगड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन होता है और जो आपकी तबीयत होती है उसमें तलखी पैदा हो जाती है, बात बात पे गुस्सा आता है और फिर दिल ये करता है कि भाई सामने वाला बंदा ना मुझसे बात ना करे। इसी पर बात करने के लिए हमारे नफ्सियात डॉक्टर माहीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। ये अब बहुत नॉर्मल सी प्रैक्टिस है कि बड़ा इजीली कह दिया जाता है कि जी मुझे तुमसे अलग होना है, यानी सेपरेशन अब हमारे मुआशरे में एक ऐसी तल्ख हकीकत है जो कि बढ़ती चली जा रही है। जब भी शादी के बंधन की हम बात करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा ये शिकायत करते हैं कि मेरा मियाँ मुझे समझता नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माहीन रिजवान है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया। एक्चुअली होता ये कि जब शादी होती है तो हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो बहुत हाई होती हैं अगले बंदे से। एक मतलब हम पार्टी की जब प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, शादी की प्लानिंग स्टार्ट करने से लेकर शादी होने तक, उसके बाद हम कहते हैं जैसे ही शादी होती है ना तो एक इमोशनल क्रैश आता है, क्योंकि पहले तो हम सारे इन्वॉल्व होते हैं शादी की उसमें प्रिपरेशन में, रोज़ एक नई बात हो रही होती है, रोज़ सब कुछ नया हो रहा होता है, तैयारियाँ हो रही होती हैं। लेकिन फिर एकदम से सब कुछ ख़त्म होता है तो एक फिर आपको लगता है कि अब हम क्या करें। अब तो जो हमारी ज़िंदगी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था या इवेंट था वो तो हो गया, अब नेक्स्ट क्या करें। तो इनिशियली जो एडजस्टमेंट इश्यूज़ होते हैं, देखें एक ट्रायंगल होता है, एक मियाँ, एक कॉर्नर पे मियाँ है, दूसरे कॉर्नर पे दोनों मियाँ बीवी के पेरेंट्स हैं और तीसरे कॉर्नर के ऊपर जो है वो वाइफ होती है। तो जो वाइफ़ है उसने भी सेटल होना है, हस्बैंड ने भी सेटल होना है। जो इनिशियल के एडजस्टमेंट इश्यूज़ आते हैं, ऑब्वियसली जब आप शादी से पहले एक दूसरे से मिलते हैं तो अपना बेस्ट बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि वो 2-3 घंटे के लिए मिलना होता है, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं मिलना होता, या 4 घंटे 6 घंटे मिलना होता है। उस सारी सिचुएशन में आप बेस्ट बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। लेकिन शादी के बाद ऑब्वियसली आप 24 घंटे एक दूसरे के साथ हैं, तो ज़रा सी कोई बात, एक लड़की दूसरे घर में आई है, वो अपनी वैल्यूज़ लेकर आई है, अपने तरीके से एडजस्टमेंट लेकर आई है, अपनी बातें करके आई है, और जिस घर में आई है उस घर में अलग तरीके हैं, ज़ाहिर है उनके घर का माहौल डिफरेंट होगा। एक सिंपल सी एग्जांपल है कि एक लड़की अपने घर में खाना किसी और तरीके से बनाती होगी, लड़के के घर में किसी और तरीके से खाना बनता होगा। तो ये छोटी सी एक बात कि नहीं मेरे घर में ऐसे खाना बनता है तो तुम भी ऐसे खाना बनाओ, तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके ऊपर बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और फिर इन दी एंड जब हम एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, हम अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रखते हैं मियाँ बीवी स्पेशली आपस में, तो उस वजह से लड़ाई झगड़े जो है ना वो मंजर आम के ऊपर आते हैं। दूसरी बात ये कि जब लड़की आती है शादीशुदा होकर, शादी करके नए घर में आती है, तो उसको भी चाहिए कि थोड़ी सी बाउंड्रीज सेट करे अपने इन लॉज के साथ। अगर वो रह रही है उसके साथ बाउंड्री सेट करे। एकदम से अगर आप जंप इन करेंगे उनकी फैमिली के अंदर या उनकी सिचुएशन के अंदर कि नहीं मैं आपका ये वाला काम भी कर दूँगी, आपका ये भी कर दूँगी, एकदम से आप उनकी हर तरीके की अप्रिसिएशन लेने के लिए आप उनका हर काम कर लेंगे, लेकिन इनिशियल 2-3 महीने के बाद आप खुद बर्न आउट हो जाएंगी, और इन दी एंड पे फिर क्या होगा कि फिर आप कहेंगी कि मैं तो ये काम नहीं कर सकती। तो आपका जब तक कम्युनिकेशन और बाउंड्रीज़ ये दोनों चीज़ें सेटअप नहीं होंगी, उस वक्त तक ये लड़ाई झगड़े और ये सारा कुछ सेटल नहीं होगा। इसी तरीके से जो हस्बैंड है उसको भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि एक लड़की जो आई है वो दूसरे घर से आई है, वहाँ पे उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट थी, उसकी जो रियलिटी थी वो डिफरेंट थी, उसके घर का माहौल डिफरेंट था। वहाँ पे हो सकता है कि वो अपने घर की बड़ी बेटी हो और वहाँ पे उसकी बहुत सारी बातों की इंपॉर्टेंस ली जाती है, उससे राय ली जाती है उसकी सारी बातों की, लेकिन यहाँ पे आके उसको इतनी वो इंपॉर्टेंस नहीं
मिल रही, क्योंकि जाहिर है वो एक नए घर में शिफ्ट हुई है, नई जगह के ऊपर आई है, वहाँ पे उसके घर में उसके हस्बैंड की राय शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेनी होती हो, तो हस्बैंड को भी ये बात समझनी चाहिए और दोनों को मिल के आगे चलना चाहिए। देखिए, ताल्लुक़ ने आपको नहीं बनाना, आपने ताल्लुक़ को बनाना है। ये एक स्पेसिफ़िक लाइन मैंने बड़ी अच्छी पढ़ी थी कि ताल्लुक़ ने आपको नहीं बनाना, आपने ताल्लुक़ को बनाना है। और मियाँ बीवी पहले शादी से पहले तो हम अलग अलग होते हैं, लेकिन जब आपने शादी के बाद चलना है तो आपने एक साथ चलना है, आपने मिल के चलना है। ये नहीं करना कि मैं अलग से चलूँगी, आप अलग से चलेंगे। ठीक है, ये बातें हैं, होती हैं, हर किसी को पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। मियाँ को भी, देखिए मियाँ की भी जो सिचुएशन होती है ना वो चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको बीवी और अपने घर वालों के दरमियान में एक तो बैलेंस करना होता है, दूसरा ये कि जो हस्बैंड होता है उसको बाहर दोस्तों में फिरने की आदत होती है। बहुत सारे लोग होते हैं, नॉर्मल है ये हमारी सोसाइटी के अंदर, बाहर फिर रहे हैं, रात को 2-2 बजे आ रहे हैं, 3-3 बजे आ रहे हैं। लेकिन जब आपकी बीवी घर आ जाती है तो हस्बैंड का जो सोशल सर्कल है वो थोड़ा सा कट ऑफ हो जाता है, थोड़ा सा उसको पता होता है कि मैंने इस टाइम पे घर पहुंचना है, मेरी बीवी वेट कर रही होगी। डॉक्टर साहब, यही चीज़ें जो हैं, यही चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी कंबाइन होती हैं और फिर बन जाती हैं पोस्ट मैरिटल स्ट्रेस, ठीक है, और फिर ये स्ट्रेस डिसऑर्डर की तरह जाने लगता है ना। हमारे यहाँ कल्चर नहीं है इस चीज़ को एड्रेस करने का, सीरियस लेने का। एक तो वैसे ही जो मेंटल इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ, जो साइकोलॉजिकल साइकाट्रिक इश्यूज़ हैं, उनको हम कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं, पैनाडोल खा लो सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सीरियस क्यों नहीं लेते, क्या वजह है? देखिए, हम लोग जो है ना, एक तो सबसे पहली बात ये कि आपने जो बड़ी अच्छी बात की कि जो मेंटल डिसऑर्डर है इसको हम सीरियस लेते ही नहीं है। हम अगर हमारी हड्डी टूटेगी तो हम हड्डी वाले डॉक्टर के पास चले जाएंगे, हमारे दिल में दर्द होगा हम दिल वाले डॉक्टर के पास चले जाएंगे, हमें बुखार होगा हम दवाई खा लेंगे। लेकिन जो ब्रेन है, जिसने सारे इमोशंस कंट्रोल करने हैं, जिसने सारी बॉडी को कंट्रोल करना है, उसको अगर कोई मसला होगा तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं ये कोई इशू की बात नहीं है, या तो ये बहुत अमीरों की बीमारी है, या ये जो है फारिग लोगों की बीमारी है। उसको डिप्रेशन जो है वो फारिग लोगों की बीमारी है, आराम से कह दिया जाता है। हालांकि इस तरीके से नहीं होता, हर बंदा एक स्ट्रेस से गुजरता है, कोई ना कोई किसी की ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस आ रहा होता है। अब उस स्ट्रेस को कोप कैसे करना है वो हर बंदे की अलग अलग उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई बंदा जल्दी कोप अप कर लेता है, 2 हफ्ते के अंदर कर लेता है, लेकिन अगर ये पैटर्न परसिस्टेंट रहता है तो वो फिर आगे मज़ीद चल के वो एक साइकाइट्रिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर अगर हम उसकी हेल्प नहीं करते हैं तो वो मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करने लग जाता है, उससे उसकी फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाती है, वो अपने काम पे नहीं जा सकता है, घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, घर वालों के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा, दोस्तों का उसका सर्कल छूट जाएगा। वो कोई ऐसी जो लड़के होते हैं ख़ास तौर पे वो नशा में, सब्सटेंस अब्यूज़ वगैरह इस सब में फंस जाते हैं। इवन लड़कियां भी आजकल की वो सब भी सिचुएशन में फंस जाती हैं। बिल्कुल। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई इशू चल रहा है, स्पेशली अगर जैसे आज का टॉपिक पोस्ट मैरिटल स्ट्रेस के ऊपर है, कि अगर आप मियाँ बीवी के अंदर कोई कम्युनिकेशन गैप आ रहा है या कोई मसला आ रहा है और आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, तो इससे बेशतर कि लेट होता जाए और आप कहें जी कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती, हमारी सेपरेशन हो जानी चाहिए, हमें डिवोर्स की तरफ जाना चाहिए, आप एक कपल थेरेपी की तरफ जाएं, आप थेरेपिस्ट के पास जाएं, आप कोई ना कोई सोल्यूशन तो वो निकाल के रहेंगे ना। ना लड़का चाहता है ना लड़की चाहती है कि उनका घर खराब हो, दोनों चाहते हैं कि घर मेंटेन रहे। लेकिन डॉक्टर साहिबा, कता कलामी की माज़रत, इस तमाम तर मामले के दौरान आपके जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, वो चाहे बेटा है या बेटी है, 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है। प्लीज़ इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि उनकी मेंटली कंडीशन भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखिए, लड़का भी मूव ऑन कर जाएगा, लड़की भी मूव ऑन कर जाएगी, जो इफ़ेक्ट आएगा ना वो बच्चों के ऊपर आएगा। फिर बच्चे को एक सेपरेटेड फैमिली देखनी पड़ेगी, उसको बाप टाइम दे रहा है नहीं दे रहा है, माँ टाइम दे रही है नहीं दे रही है, इफ़ेक्ट जो है वो बच्चों के ऊपर आता है। और फिर इवेंचुअली यही बच्चे बड़े होके इनके अंदर भी सब्सटेंस अब्यूज़, साइकाइट्रिक इलनेस और बहुत सारी रीजंस हैं जो कॉमन हो जाती हैं। लेकिन अगर एक छोटा बच्चा है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि वो किस सिचुएशन में से गुजर रहा है, तो हम उसको किस तरीके से, हम उसको तो जस्टिफाई नहीं कर सकते ना कि उस बच्चे का तो कोई फॉल्ट नहीं है। आप अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तहत आप साइकोलॉजिस्ट से मिलें, आप साइकाइट्रिस्ट से मिलें, आप अपने जहाँ एंड तक हद तक आप जा सकते हैं। यानी इस चीज़ को सीरियस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर, एक चीज़ ये भी ज़रूरी है जो कि मेरी अपनी ज़ाती राय है कि फ़र्ज़ कर लें, वो तमाम ख़वातीन जो इस वक्त मुझे सुन रही हैं, वो फ़र्ज़ कर लें कि शौहर बहुत ज़्यादा गुस्से में आए हैं घर
और चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, उन्हें बोलने दें, चीखने चलाने दें। जब माहौल थोड़ा ठंडा हो जाए फिर आप एक अच्छे माहौल में बात करें, तब शिकायत कर लें। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और एक ब्रेक लेते हैं। माहीन हमारे साथ मौजूद थी। माहीन, आपका बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं फैसल। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे साथ में। एक बार फिर आपको कहेंगे नया दिन में खुशामदीद, लेकिन स्पोर्ट्स के मैदान से अच्छी खबर नहीं है क्योंकि पाकिस्तान गोल्ड टेस्ट में इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है और एज़ वी आर टॉकिंग हसन अली की जो विकेट है वो गिर चुकी है। बड़ी तवक्कुआत थी जी और चेंजेस हुई टीम में, फवाद आलम जो है वो आए लेकिन वो भी खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके। तो इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो ये कि पाकिस्तान की 8 विकेटें गिर चुकी हैं और पाकिस्तान स्टिल ट्रेल्स बाय 155 रन। बहुत होते हैं ये। बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्ज़ा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। लेकिन पाकिस्तान टीम की जानिब से बिल्कुल भी गुड मॉर्निंग नहीं थी। हसन अली भी विकेट अपनी खो बैठे हैं, कैसे रेट करेंगे अब तक की परफॉर्मेंस को? वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर फैसल आपको भी और महक को भी। हालात तो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी 191 रन 7 खिलाड़ी आउट पर आज जब खेल शुरू किया तो हम समझ रहे थे कि श्रीलंका पाकिस्तान की टेल को जल्दी से रैप कर देगा लेकिन 223 रन 8 विकेटों के नुकसान पर यासिर शाह मौजूद है। थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। वो आपको याद होगा ऑस्ट्रेलियन टूर पे सेंचुरी बना चुके हैं टेस्ट मैच में। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस को अगर आप देखें फैसल, तो लगता यही है कि पाकिस्तान की टीम सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम पर इन्हिसार कर रही है। गुज़िश्ता 5 टेस्ट इनिंग्स में 50 या उससे ज़ायद रन स्कोर बनाने के बाद कल पहली मरतबा बाबर आजम फेल हुए, 16 रन बनाए और उसके बाद टीम बैठ गई। वो तो शुक्र करें कि सलमान अली आगा ने 62 रन बना दिए, वरना आपकी बैटिंग लाइनअप वल्नरेबल नज़र आती है। और इस मरहले पर लोग शान मसूद को याद कर रहे हैं कि आखिर आपने उसको क्यों नहीं खिलाया। एक तो बाबर आजम ने अपना बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया, 1 डाउन पोजीशन पर आ गए, चौथे से 1 डाउन पे अजहर अली खेलते थे। तो समझ में नहीं आ रहा क्या दुश्मनी है इनकी शान मसूद से, उसको क्यों नहीं खिला रहे। फवाद आलम को एक टेस्ट बिठाते हैं, खिलाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही स्ट्रेटेजी। ठीक, अच्छा मिर्ज़ा भाई, रिजवान की फॉर्म को क्या हुआ है? बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे, लग रहा है उनको कोई स्टॉप लग गया है, कोई अब धक्का देने की ज़रूरत है। महक, रिजवान जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस में अगरचे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आपको याद होगा कराची टेस्ट में इस साल सेंचुरी बनाई थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है रेड बॉल क्रिकेट में। और ये सोचना पड़ेगा, हम उन्हें एज अ बैट्समैन शामिल किए हुए, विकेट कीपिंग तो करते हैं लेकिन हम उन्हें बैट्समैन काउंट करते हैं, 5वें नंबर पर वो आ रहे हैं बैटिंग के लिए। समझ में नहीं आ रहा स्ट्रैटेजी क्या है। टीम के साथ मोहम्मद यूसुफ मौजूद है जो कि बैटिंग कोच है, उसके बावजूद बैटिंग परफॉर्मेंस जो है ना वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। वो तो दुआएं दें पिछले मैच में अब्दुल्ला शफीक को जिससे सेंचुरी करके मैच जितवा दिया, वरना उस मैच में भी हम लोग जो प्रेशर में थे। और मिर्ज़ा भाई, जब हम रिजवान की बात कर ही रहे हैं तो क्या इनरोड्स बन रहे हैं सरफराज के लिए? क्योंकि आपके अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार ये क्या बात करें, लेकिन प्रॉब्लम है इसके सरफराज के अलावा आपके पास कोई थर्ड ऑप्शन अभी मौजूद नहीं है रेड बॉल के लिए। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो कहते हैं ना फैसल, जिसे पिया चाहे वही सुहागन। तो यहाँ तो वही हिसाब है पाकिस्तान क्रिकेट में कि जिसकी जान पहचान है, जिसका ताया, जिसका चाचा, जिसका रिश्तेदार है, उसकी ज़्यादा इनपुट है, उसकी ज़्यादा लाइन है, और जिसका अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, चाहे वो कितना माजी में परफॉर्म क्यों ना कर चुका हो, उसकी कोई लाइन नहीं है। मेरी समझ में नहीं आती, स्ट्रैटेजी इनको बनानी चाहिए ना। आप देखें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ में मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर है उनको मिडिल ऑर्डर में खिला दिया। सरफराज तो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं वनडे मैचेस में मिडिल ऑर्डर में, लेकिन इनकी समझ में नहीं आती। वही मैं कहता हूँ कि बस समझ से बालातर है इन लोगों की हिकमत अमली। सही। अच्छा मिर्ज़ा भाई, ये भी बताएं कि पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में जिस तरह विकेटें गिरी, क्या विकेट मुश्किल थी? आपको क्या लगता है? देखिए महक, ये विकेट अगर हम देखें पिछले टेस्ट मैच के मुकाबले में ज़्यादा आसान है, बनिस्बत ज़्यादा बेहतर है। जो पहला टेस्ट मैच था इसी पिच पर, वहाँ गेंद बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा था और गेंद में ऑकवर्ड बाउंस भी था, लेकिन इस विकेट पर रन्स बन रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना, श्रीलंका ने 378 रन बनाए तो उनका स्ट्राइक रेट, उनका जो रन रेट था 3.77 रन, ऑलमोस्ट 4 रन फी ओवर करा।
और पाकिस्तान ने जब बैटिंग की तो पाकिस्तान का 2.7 करा। इससे आप अंदाजा लगाएं कि अगर आप इत्मीनान से इस पिच पर खेलेंगे तो रन्स बन सकते हैं। अभी भी तो रन्स बने ना, 191 पे 7 से 223 पे 8वीं विकेट गिरी, लेकिन और 88 पे 4 हो गए थे। मैं समझता हूँ पिच बेहतर है, लेकिन वही है ना कि हम बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हैं बाबर आजम पर। अगर बाबर आजम नाकाम हो जाता है तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेंस से फवाद की ये वाली भी इनिंग्स जो है आप उसको थोड़ा सा उसका तहस्सुस करें, क्योंकि पूरा पाकिस्तान सोशल मीडिया पे तमाम तर बहुत सारे तजज़ियाकार, बहुत सारे रिपोर्टर्स, बहुत सारे एनालिस्ट जो है कह रहे थे कि जी फवाद को लाना चाहिए और अज़हर को बाहर करना चाहिए। बट वन से इज़ इन, एक बार फिर हमने देखा कि रेजिलियंस तो उन्होंने शो की, लेकिन जिस वक्त में वो सेट हो गए थे विकेट पे उसके बाद थ्रो कर दिया विकेट। क्या कहेंगे? देखिए फैसल, बैट्समैन का यही हाल होता है कि अगर आप एक टेस्ट मैच में उसे बिठा दें, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा खत्म हो जाता है और फिर अब उस पर तलवार भी लटक रही है सलमान अली आगा की। सलमान अली आगा को उस पर प्रेफरेंस दी गई मिडिल ऑर्डर में, और जिस तरह से वो बैटिंग करता है, वो श्रीलंका में आपको याद होगा 168 2009 में उसने अपने डेब्यू टेस्ट में बनाए थे, लेकिन इस टेस्ट मैच में उसको रन्स करने चाहिए थे। अगरचे कल उसने अपने 1000 रन्स मुकम्मल किए, 88 टेस्ट मैच के गैप के बाद आया ना, 2020 में आया अगस्त में फवाद आलम, और उसके बाद फिर उसने 4 सेंचुरियां भी बनाई, एक न्यूजीलैंड में बनाई, एक वेस्ट इंडीज में बनाई, एक जिम्बाब्वे में बनाई, एक कराची में बनाई, लेकिन उसके बावजूद आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस तो खत्म हो जाता है ना अगर बैट्समैन का। दूसरी इनिंग्स बाकी है, फवाद आलम को रन स्कोर करना चाहिए। बात ये प्लानिंग भी होती है कि अगर फेल हो गया तो इससे जान छुड़ा लेंगे, ये भी आप देखें बहुत सारी चीजें। अब अजहर अली को नहीं खिलाया, इसका मतलब है अजहर अली के लिए उम्मीद की शमा रोशन है, उसको दोबारा ला सकते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट में गिमिक्स बहुत होते हैं फैसल, आप जानते हैं अच्छी तरह से। और अब इसी के पेश नज़र फिर मिर्ज़ा भाई मेरा नेक्स्ट सवाल भी यही है कि हमने देख लिया कि किस तरीके से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वाइट बॉल हो कि रेड बॉल हो, अपने मिडिल ऑर्डर में हमारा टॉप ऑर्डर अच्छा वैक कर जाता है, लेकिन जब भी ऊपर से कोई मसला होता है मिडिल ऑर्डर में जो कंसोलिडेशन है वो हमें नज़र नहीं आ रही है। तो अभी तो खैर हम देख रहे हैं इतनी रेजिलियंस माशाल्लाह हमारी टेल शो कर रही है। यासिर ने 92 गेंदें खेलनी, जब यासिर शाह 92 गेंदें खेल सकते हैं तो इस बार ऊपर क्या हुआ? जैसे मैक ने भी कहा था विकेट का मसला था, या फिर हमने बहुत रेकलेस केयरलेस बैटिंग की? देखिए हमारी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि हम डॉट बॉल ज्यादा खेलते हैं फैसल। हम कोशिश करते हैं कि हम सेट हो जाए रेड बॉल क्रिकेट में, और डॉट बॉल्स खेलते खेलते प्रेशर हम पे डेवलप हो जाता है। मैंने शुरू में जिक्र किया ना कि जिस टीम का जो रन औसत हो फी ओवर का 2.7 रन का, अब दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, 4 रन से ज्यादा का एवरेज लेकर चलते हैं। आप देखें इंग्लैंड ने कैसे चेस किया न्यूजीलैंड के खिलाफ, भारत कैसे बैटिंग करता है। हमारा वही माइंडसेट है कि हम एक शेल में चले जाते हैं और फिर हम मोहतात अंदाज से शुरू करते हैं और उसी मोहतात अंदाज के चक्कर में हमारी विकेटें गिर जाती हैं। तो आपकी बात सही है कि इनको, और मिडिल ऑर्डर आपका बहुत हल्का है। आप बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं बाबर आजम पर, आप इन्हिसार कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान पर, और बता दें इस टीम में और कौन बैट्समैन है। इमामुल हक की कंसिस्टेंसी नहीं है, वो जो बैटिंग पैराडाइज है उन पर तो रन स्कोर करते हैं और जहाँ दूसरी विकेटें आती हैं, टर्निंग विकेट आती है, वहाँ फंस जाते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है, इनको प्लानिंग करना पड़ेगी। अब तो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज है, इसके बाद अब बीच में तो T20 वर्ल्ड कप वगैरह है, मेरे ख्याल में प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है मिर्जा भाई, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। ज़माना इमरान सिरी समेत मुतादिद जासूसी किरदारों के खालिक और उर्दू ज़ुबान में जासूसी अदब के बानी नावल निगार जो हैं, आज उनका यौम पैदाइश और उनका आज यौम वफ़ात भी है। इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उर्दू ज़बान में जासूसी अदब के बानी इब्न सफ़ी का असल नाम असरार अहमद था। वो 26 जुलाई 1928 को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। नावल नगारी के मैदान में आए तो वालिद की निस्बत से इब्न सफ़ी का कलमी नाम अख्तियार किया। 1948 में उनकी पहली कहानी फरार शाये हुई। 1951 में उन्होंने जासूसी दुनिया के नाम से रिसाला जारी किया, जिसमें इंस्पेक्टर फरीदी और सार्जेंट हमीद के किरदारों पर मुश्तमिल सिलसिले का आगाज हुआ, जिसका पहला नावल दिलेर मुजरिम मार्च 1952 में शाये हुआ। उनके मकबूल जासूसी नावल्स में खौफनाक जंगल, औरत फरोश का कातिल और तिजोरी का राज शामिल हैं। इब्न सफ़ी के पास एक पूरी जो बैकग्राउंड थी ना, अदबी बैकग्राउंड, उनके किरदारों में एक तहदारी होती है।
1957 में इब्न सफ़ी ने अपनी ज़ाती पब्लिकेशंस के तहत जासूसी दुनिया का पहला नावल ठंडी आग शाये किया। इसी दौरान उन्होंने एक नए किरदार इमरान की बुनियाद डाली। इस सिलसिले का नाम इमरान सीरीज रखा, जिसका पहला नावल खौफनाक इमारत था। मजमूई तौर पर उन्होंने 245 नावल लिखे। इब्न सफ़ी कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे, जिसके बायस वो 26 जुलाई 1980 को कराची में इंतकाल कर गए। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। चलिए अब आपको ले चलते हैं खूबसूरत पहाड़ों की जानिब और राकापोशी, इसकी हमें सैर करवा रहे हैं मंजर शिकरी। गिलगित बल्तिस्तान का पहाड़ राकापोशी और बेस कैंप तक का सफर, एक ना भूलने वाला सफर। जिलानगर के गांव मनापन से 7,788 मीटर बुलंद चोटी राकापोशी के बेस कैंप के लिए पहले दिन का सफर कि जब सयाह कैंप 1 पहुंचते हैं, वहां वो एक रात हरे भरे मैदान की खुशगवार फिजा में आराम करते हैं। दूसरे दिन ट्रैकिंग के बाद राकापोशी और दिरान पीक के दामन में पहुंचते हैं। इधर आकर फिर जो ट्रैक किया होता है ना, वो भूल जाता है। इतनी खूबसूरत जगह है ये। राकापोशी और दिरान पीक के दरमियान कुदरती ग्लेशियर और 8 किलोमीटर तवील आइस वॉल का नज़ारा किया जाता है। मौसीकी गूंजती है, तड़के पर रक्स होता है। दूसरे ही दिन दिलकश नज़ारों का लुत्फ उठाकर सयाह मनापन गांव लौटते हैं। मंजर शिकरी, समान, राकापोशी, बेस कैंप। चलें जी, आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।